अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी सुमैया ने हमें नाज़माबाद से भेजी है। आइए कहानी को सुमैया की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम सुमैया है। मैं आज एक राइटर हूं और नाज़माबाद की रहायशी हूं। 1994 में हम लालू खेत में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी हसास तबीयत थी। लिखने के जरासीम मुझ में बचपन से ही थे। हर चीज हर बात पर मैं गौर व फिक्र किया करती। हमारा 2 कमरों का क्वार्टर था। एक कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। उस कमरे में मैं और मुझसे छोटे 3 बहन भाई सोते थे। ये खिड़की मेरे लिए एक टीवी की तरह थी। स्कूल से आकर घर के छोटे मोटे काम करके मैं इस खिड़की में आकर बैठ जाती। यहां से गली का नजारा करती। हमारे मोहल्ले में अजीब व गरीब लोग बसते थे। हमारे सामने वाले दोनों मियां बीवी गूंगे और बहरे थे। उनकी एक ही बेटी थी, फरहा। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और मेरी हम उम्र ही थी। उसकी मुझसे दोस्ती थी तो मैं कभी कभी उसके घर चली जाया करती थी। फरहा को जब देखो अपने माँ बाप के साथ इशारों में बात करती रहती। वो बहुत छोटी थी जब से घर का सौदा सल्फ वो अपने अब्बा के साथ जाकर लाती। वो उनके साथ ऐसे रहती जैसे ये उनकी बच्ची नहीं बल्कि वो इसके बच्चे हैं। फरा के दाएं तरफ का क्वार्टर मामू मियां का था। बच्चे बड़े सब उनको मामू मियां ही बुलाते थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। वो तन्हा इस क्वार्टर में रहते थे। किसी से सुना था कि वो टीचर थे, लेकिन अब तो वो हुलिये से मजनू लगा करते थे। मैले कुचैले कपड़े, टूटी चप्पल, बिखरे बाल और चेहरे पर सख्ती। बिगड़े मूड के साथ कभी किसी से लड़ते और कभी किसी से। वो इस गली से रोज 3 से 4 बार गुजरते। अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने जाते और वापस आ जाते। मैं जब भी उनको देखती यही सोचती कि उनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। उन्होंने कब से बाल नहीं बनाए। ये बात मैं अब समझ सकती हूं कि इंसान माशरती हैवान है। जब भी ये माशरे से कटेगा उसका हाल मामू मियां जैसा ही होगा। फराह के घर के बाएं तरफ अच्छी खाला का घर था। नाम तो उनका भी पता नहीं क्या था, लेकिन सब लोग उनको अच्छी खाला कहते थे। मैं सोचा करती थी कि अच्छी खाला को अच्छी खाला ही क्यों कहा जाता है। अम्मी से पूछा, उनको भी इसका जवाब नहीं पता था। जब मैंने कुछ अरसा गौर व फिक्र किया तो मुझे इसका जवाब मिल गया। उनके घर के बाहर 2 से 3 बिल्लियां हर वक्त मौजूद रहती थी। बिल्लियां मखसूस नहीं होती थी। कभी कोई और भी आ जाती। जो भी आती उनको पता होता था कि यहां अच्छी खाला ने उनके खाने पीने के खाते खोल रखे थे। हर जुमेरात को वो बच्चों को कुछ ना कुछ मीठी चीज बांटती। मुझे खिड़की में बैठा देखकर बुला लेती। मुझे और मेरे बहन भाइयों का हिस्सा भी जरूर देती। हमारी गली में हर घर में फ्रिज नहीं था। हमारे यहां भी नहीं था। गली के जिस घर को बर्फ चाहिए होती वो अच्छी खाला के घर से ले लेता। वो अपने फ्रीजर में एक्स्ट्रा बर्फ रखती थी। अच्छी खाला की बेटी नाहिद आपा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे कि हम ट्यूशन पढ़ते। मैं अपने बहन भाइयों को खुद पढ़ाती, खुद भी मेहनत से पढ़ती। कभी कोई सवाल समझ ना आता तो नाहिद आपा से पूछने चली जाती। अच्छी खाला ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पिलाती और नाहिद आपा मुझे बहुत प्यार से समझा देती। अच्छी खाला के शौहर चचा जी की गली के कोने पर करियाने की दुकान थी। सारा मोहल्ला उनका कस्टमर था। वो जो उनसे नकद सौदा लेता था और वो भी जो उनसे खाते में लिया करते थे। फरा लोगों के घर जिस कतार में थे
उसके बिल्कुल पीछे गंदी गली थी। आज के जमाने में गंदी गली का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पहले भी न जाने ये किस कॉन्सेप्ट के तहत वजूद में आई थी। इन गलियों के बारे में कुछ अच्छी बातें मशहूर नहीं होती थी। हमारी नानी कहा करती थी, जब भी इस तरफ से गुजरो लाहौल पढ़ा करो। खैर हमारा तो उस गली की तरफ से गुजरना नहीं होता था, लेकिन फरा और अच्छी खाला के घरों की खिड़कियां गंदी गली में खुलती थी। यकीनन मामू मियां के घर की खिड़की भी जरूर गंदी गली में खुलती होगी। उस दिन मैं फरा के घर उससे मिलने चली गई। वो सब्जी काट रही थी। उसकी अम्मी को बुखार था, वो सो रही थी। उसके अब्बा बैठे बर्तन धो रहे थे। उनका जरिया माश यहीं मार्केट में उनकी 3 दुकानें थीं, जिनका किराया आया करता था। मैं भी उसकी मदद कराने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। वो शिकवा कर रही थी, सुमैया बहुत दिन बाद आई हो, तुम आती हो तो मुझे अपने अलावा किसी और की आवाज भी सुनने को मिल जाती है। सब्जी का सारा छिलका उसने टोकरी में जमा किया। वो गंदी गली में फेंकने जाने लगी। मैंने उसके हाथ से ले लिया। लाओ मैं फेंक आती हूं। उसने मुझे वो टोकरी थमा दी। मैं फरा के किचन के साथ बने इस कमरे में गई। ये कमरा थोड़ा ऊंचा बना हुआ था। इसमें 2 जीने बने हुए थे। मैं तो बस अपनी धुन में जीने फैलांगती कमरे में गई और इस कमरे की खिड़की खोली। मैं हाथ बाहर निकालकर कचरा फेंक देती, लेकिन मेरे दिल में न जाने क्या समाई। बजाय कचरा फेंकने के मैं खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर बाहर देखने लगी। नया क्या दिखना था। गली में कचरा और गलाजत ही पड़ा होता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने गर्दन बाहर निकाली। मुझे वाकई कुछ नया देखने को मिल गया। वहां कचरे के साथ फराह की खिड़की से थोड़ा आगे को 17-18 साल का लड़का खड़ा था। उसने स्याह कुर्ता शलवार पहना था। मुझे बड़े गौर से देख रहा था। शायद वो वहां कोई कार्रवाई कर रहा था और मेरे खिड़की खोलने से उसकी कार्रवाई में खलल पड़ गया था। लेकिन मुझे अजीब बात यह लगी, गंदी गली में तो दूर से ही बदबू आती है और यहां आया भी करती थी, लेकिन उस वक्त यहां कोई बू नहीं थी। मैंने उस लड़के को देखकर घबराहट में कचरा उछाल कर फेंका। उस लड़के ने आवाज लगा डाली, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बिला इरादा निकल गया, सुमैया। फिर मैं घबरा गई। मैंने झट से खिड़की बंद कर दी और धड़कते दिल के साथ भागकर किचन में आ गई। किचन में पहुंचकर गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरा ने मेरी हालत देखी तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ सुमैया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तवाजुन बिगड़ गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, मगर मेरा जहन अब भी उस लड़के के बारे में सोच रहा था। उसकी नजरें, उसकी आवाज और सबसे बढ़कर वहां बू क्यों नहीं थी? उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। वो नजरों के सामने बार बार आ रहा था। आंखें बंद करती तो स्याह कुर्ता पहने वो लड़का नजर आता, जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। और फिर मैं किसी न किसी तरह सो ही गई। रात के किसी पहर कुछ खटका हुआ। घबरा कर मेरी आंख खुल गई। किचन में जाकर पानी पिया और वापस आकर मैं बजाय बिस्तर पर लेटने के बैठ गई। मेरे बहन भाई बेखबर सो रहे थे। मुझे खिड़की के पास हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से जो सर घुमाया और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पट खुले थे, सलाखें लगी हुई थीं। हम लोग अक्सर रात को पर्दा डाल देते, खिड़की बंद नहीं करते थे। उड़ते हिलते पर्दे के पीछे जो मैंने देखा उसने मुझे खौफजदा कर दिया। चांदनी रात की रोशनी में वही लड़का खड़ा था।
کھڑکی کے اس پار وہ موجود تھا، بالکل جامد، جیسے کسی سائے کی طرح۔ یہ کون تھا؟ اس طرح رات کے اس پہر وہ یہاں کیسے آ گیا؟ مجھے جتنی دعائیں آتی تھیں میں نے پڑھنی شروع کر دی اور آنکھیں میچ لی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پردہ ویسے ہی ہل رہا تھا، لیکن اس طرف کوئی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے دعائیں پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ پھر دوبارہ میں نے کھڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی، اور رات کا کام گزرنا ہے گزر گئی۔ فجر کی اذانوں تک تو میں جاگتی رہی، اور پھر نہ جانے کب سو گئی۔ 10 بجے کے قریب امی مجھے اٹھانے آئیں تو میں بخار میں جل رہی تھی۔ پٹیاں کرنے کے لیے امی نے اچھی خالہ کے گھر سے برف منگوائی تو میرے بخار کا سن کر وہ خود برف لے آئی۔ ان کی پٹیاں رکھنے اور امی کے پڑھ پڑھ کر دم کرنے کے باوجود میرا بخار نہ اترا۔ 3 دن تک میں اسی حالت میں رہی۔ چوتھے دن جا کر میری حالت سنبھلی۔ میرا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں روز کے معمول کی طرح چپ چاپ کھڑکی میں جا بیٹھی اور ویسے ہی خاموشی سے آتے جاتے لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ ویسے ہی منظر تھا۔ فرح کا گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنی اماں کو اشاروں میں کچھ سمجھا رہی تھی۔ اچھی خالہ کے گھر کے دروازے کے باہر کتا اور بلی ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے، لیکن اس منظر میں کچھ تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ 3 بلیاں خالہ کے دروازے کے دائیں طرف ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھی تھیں، اور بائیں طرف ایک کالا سیاہ بلہ بیٹھا تھا۔ وہ بلیاں ایسے بیٹھی تھیں جیسے وہ بلے سے ڈر رہی ہو۔ وہ بلہ بیٹھا خالہ کے دروازے پر تھا، گردن گھما کر ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اس سے پہلے کچھ غور کر پاتی، اچھی خالہ اپنے گھر سے نکلی اور گلی میں آتے جاتے بچوں کو لڈو بانٹنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بھی ہاتھ کے اشارے سے بلا لیا۔ میری ہمت نہ تھی نہ دل تھا، لیکن خالہ کے بلاوے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی کو بتا کر دوپٹہ سر پر جما کر باہر آئی۔ غلطی شاید میری تھی، عجلت میں، طبیعت خرابی میں دھیان ہی نہ دیا کہ دوسری طرف سے آتے ماموں میاں سے ٹکرا گئی۔ ان کے ہاتھ میں جو انڈے تھے گر کر ٹوٹ گئے۔ گر تو میں بھی گئی تھی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی، ان سے معذرت کرنے لگی، لیکن انہوں نے تو مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا، وہی جو ان کا وتیرہ تھا۔ گلی میں موجود لوگوں نے ان کو منع بھی کیا۔ میں چھوٹی بچی نہ تھی، اچھی خاصی بڑی تھی۔ مجھے برا بھلا کہا اور ہاتھ سے دھکا دے کر وہ سیدھا اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ اگر میں نے نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے بھی تو نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اچھی خالہ تیزی سے میرے پاس آئیں۔ ارے سمیہ، یہ تو پاگل ہے، دفع کرو اس کو۔ انہوں نے مجھے لڈو دیے، پیار کیا اور گھر بھیج دیا۔ سب جانتے تھے ماموں میاں نارمل نہیں ہے۔ میرے ساتھ جو بات ہوئی وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ فرح کو، حتیٰ کہ اچھی خالہ کو بھی لتاڑ چکے تھے۔ اس ساری بات میں اس کالے بلے کو تو میں بھول ہی گئی جو آج اچھی خالہ کے دروازے پہ بیٹھا تھا۔ دوسرے دن وہی روٹین تھا۔ میں شام کو ویسے ہی کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج پھر اچھی خالہ کے گھر کے باہر اس بلے کو دیکھا، لیکن آج اس کے علاوہ بھی بلیاں تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ یہ کوئی ایسا منظر نہیں تھا جو مجھے چونکاتا، لیکن آج میں نے ماموں میاں کو نہیں دیکھا۔ کیا پتا وہ بیمار ہو۔ کبھی کبھی وہ ایک آدھ دن نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دوسرے دن صبح ہی صبح گلی میں شور اٹھ گیا۔ ماموں میاں گندی گلی میں مردہ پائے گئے۔ ان کے گھر میں جو کھڑکی گندی گلی میں کھلتی تھی وہ اس سے آدھے اندر اور آدھے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ گلی کے کسی لڑکے نے دیکھا، پھر شور ڈال دیا۔ ان کا تو کوئی والی وارث نہیں تھا۔ ان کی میت
ईदी वाले ले गए और उनके घर को कुछ जरूरी कार्रवाइयों के बाद ताला डाल दिया गया। किसी से यह पता चला पंजाब के किसी गांव में उनका भांजा है, बहन का भी इंतकाल हो चुका है। मामू मियां ने यह घर भांजे के नाम किया हुआ था। जब तक वो नहीं आता तब तक के लिए ताला पड़ गया, मगर उनकी मौत की असल वजह कोई नहीं जानता था। सब यही कह रहे थे कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा या फिर वो खुद ही बेध्यानी में खिड़की से गिर गए होंगे, लेकिन मुझे ये सब आम नहीं लग रहा था। कुछ दिनों तक उनके घर के बाहर एक अजीब सा माहौल महसूस होता रहा। जब भी मैं अपनी खिड़की से झांकती मुझे ऐसा लगता जैसे वहां कोई मौजूद है, जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए हो। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, मुझे फिर वही सरसराहट महसूस हुई जो उस दिन खिड़की के पास हुई थी। मेरी आंख खुल गई, मैं वो सब भूल ही गई थी जो हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सुमैया, ये कोई सरगोशी थी, लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं आई थी, ये मेरे कानों में गूंजी थी, जैसे ये आवाज मेरे बहुत करीब से आई हो। मैंने घबरा कर कंबल अपने ऊपर खींच लिया, लेकिन मुझे अपने कमरे में कुछ हरकत महसूस हुई। मैंने धीरे से आंखें खोली। चांद की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कमरे के एक कोने में वही काला बिल्ला बैठा था। वो खामोशी से मुझे देख रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैं क्या करती हूं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, मगर वो टस से मस ना हुआ। कुछ लम्हों बाद वो धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ा और झटके से बाहर कूद गया। मैंने उठकर तेजी से खिड़की बंद कर दी। ये क्या था? वो रात मैंने बमुश्किल दुआएं पढ़ते गुजारी। अब जो मैंने गौर फिक्र किया और सिरे मिलाने शुरू किए, वो काले लिबास वाला लड़का जिसको मैंने देखा और वो बिल्ला, फिर मामू मियां की मौत। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उस बिल्ले ने ही मामू मियां को मारा है। मेरी गौर फिक्र की इस आदत ने इस पजल को हल कर दिया, लेकिन मेरी बात पर यकीन कौन करता। दूसरे दिन मुझे फिर बुखार था। अम्मी ने फिर अच्छी खाला को बुला लिया। अब की बार खाला मुझे देखकर तशवीश का शिकार हो गई। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसा क्या है सुमैया जो तुम छुपा रही हो? उनका यह कहना था। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, फिर मैंने अटक अटक कर बोलना शुरू किया और सारी बात उन्हें बता दी। अच्छी खाला का कहना था, उनको शक तो हो रहा था कि ये काला बिल्ला कुछ अजीब है। उनके दरवाजे पर बैठकर वो हमारे घर के दरवाजे पर नजरें जमाए रखता है। उस दिन मुझे पता चला, अच्छी खाला रूहानी मामला जानती है, लेकिन ऐसे किसी जिन से टक्कर तो वो भी नहीं ले सकती थी। वो मुझे और अम्मी को साथ लेकर लांडी किसी बुजुर्ग के घर ले गई। वो 90 साला बुजुर्ग बड़े शफीक थे। उनका यही कहना था कि बेटा, वो चीज तुम्हारे पीछे आ गई है। ये चीजें इतने आराम से पीछा नहीं छोड़ती, अभी तो शुरुआत है। उन्होंने हिसार खींचे और भी कई चीजें उन्होंने बताई, जिस पर सख्ती से अमल करने को कहा। मेरी सेहत उस इलाज के दौरान काफी गिर गई, लेकिन फिर मुझे वो बिल्ला नजर नहीं आया। उन बुजुर्ग ने अम्मी से कहा था, आपकी बच्ची वो ले जाता और आपको पता भी ना चलता। यूं समझ ले, ये मौत के मुंह से वापस आई है। इस बच्ची का निकाह इसके 18 साल हो जाने के बाद ही कीजिएगा। जब तक कुछ दुआएं हमें पढ़नी थी। अम्मी ने अमल किया ही। अच्छी खाला ने भी बहुत साथ दिया और एक काम और करवाया गया। महल्ले वालों ने मिलकर इस गंदी गली को साफ करवाया।
2001 में हम नाज़िमाबाद शिफ्ट हुए। आज अल्लाह का शुक्र है मैं शादीशुदा हूं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूं। मैं इसके लिए अच्छी खाला की बहुत मशकूर हूं। 1999 में चाचा जी के इंतकाल के बाद वो घर किराए पर चढ़ाकर नाहिद बाजी को लेकर हैदराबाद अपने भाई के पास चली गई। फिर उनसे राब्ते ना रहे। वो मेरी दुआओं में हमेशा है और रहेंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।